आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे साइंस कहानी पे देख रहे हैं। इंसान के खून में एक ख़ास सेल होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो कि ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करने के लिए जिसका काम होता है और हमारे सेल्स में भी पाया जाता है, चिंपैंजीज में भी पाया जाता है, सभी मैमल्स बल्कि शायद और भी बहुत सारे किस्म के जानदारों के खून में वो पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन का जो जीन है उसकी हमारे पास 13 कॉपियां। इन 13 में से जो 4 हैं वो एक एडल्ट आदमी के अंदर या औरत के अंदर एक्टिव होती हैं। जो बाकी की 9 कॉपियां, उनमें से 5 कॉपियां जो हैं वो फंक्शनल होती हैं। बच्चा जब माँ के पेट के अंदर होता है तब वो फंक्शनल होती हैं। और जो 4 हैं वो सूडोजीन है। सूडोजीन क्या होते हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो हीमोग्लोबिन जीन जो है ना वो 2 क्लस्टर हैं उसके, एक को अल्फा क्लस्टर कहते हैं, दूसरे को बीटा क्लस्टर कहते हैं। तो अल्फा क्लस्टर में क्या है, अल्फा क्लस्टर के अंदर 3 सूडोजीन है और बीटा क्लस्टर के अंदर 5 जीन्स हैं और 1 सूडोजीन। तो 13 कॉपियां टोटल हैं, यानी 7 एक क्लस्टर में और जो है वो कितनी एक क्लस्टर में, 6 एक क्लस्टर में। तो हम यहाँ पे जो है अभी आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो हीमोग्लोबिन जीन का जो बीटा क्लस्टर है वो दिखाई दे रहा है। और आप इसमें देख सकते हैं कि बबून, इंसान, चिंपैंजी, गोरिल्ला और न्यू वर्ल्ड मंकीज यानी जो अमेरिका में रहने वाले मंकीज हैं, यानी नॉर्थ और साउथ अमेरिका में, और लीमर जो कि सब जगहों पे पाया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि इंसान, बबून, चिंपैंजी और गोरिल्ला के दरमियान जो है ये हम सबके पास 6 कॉपीज हैं इसकी बीटा क्लस्टर के अंदर, ठीक है जी, ग्लोबिन जीन की, जिनमें से 4 जो हैं बबून के अंदर 4 एक्टिव हैं और 2 इनएक्टिव हैं। ये जो आपको डार्क कलर में नजर आ रही हैं ये साई बीटा सूडोजीन है और साई डेल्टा सूडोजीन है। ये दोनों के दोनों बबून के अंदर इनएक्टिव हैं और इंसान के अंदर सिर्फ साई बीटा सूडोजीन जो है वो इनएक्टिव है। बाकी एप्सिलॉन जीन, गैमा जीन, अल्फा गैमा, ए गैमा जीन जो है, बीटा जीन, ये सारे के सारे इंसान के अंदर, चिंपैंजी के अंदर, गोरिल्ला के अंदर तीनों एक्टिव हैं। और हमें एक अजीब सी चीज़ नज़र आती है कि जब हम न्यू वर्ल्ड मंकीज़ की बात करते हैं जिनका हमसे जेनेटिक रिलेशनशिप ज़रा थोड़ा पुराना है, यानी वो उनका और हमारा कॉमन एंसेस्टर जो है वो शायद बहुत पुराना होगा, शायद कोई तकरीबन 60 से 65 मिलियन साल के करीब उनका और हमारा जो है वो एंसेस्टर पाया जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जो न्यू वर्ल्ड मंकीज हैं उनमें हमारे पास इस जीन की जो है सिर्फ 5 कॉपीज हैं, जिनमें से 1 इनएक्टिव है, वही साई बीटा जो कि सब में इनएक्टिव है। मगर हमें यह दिखाई देता है कि इंसान के अंदर और चिंपैंजी और बबून के और गोरिल्ला के अंदर क्या हुआ है कि ये गैमा जीन की 2 कॉपीज बन गई हैं, यानी एक जीन से 2 जीन बन गए। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म को हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्यों बनता है इस तरह। असल में इंसान के या किसी भी जेनेटिक्स के अंदर जब भी किसी जानदार के अंदर एक जीन होता है तो सारे के सारे जीन जो है ना ऐसे पाए जाते हैं, आमतौर पे ज़्यादातर जो जीन्स होते हैं कि बड़े कॉमन किस्म के क्लस्टर होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा सिमिलर किस्म के जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बीटा क्लस्टर जो है जीन्स का, ये हमारे पास हीमोग्लोबिन जीन का क्लस्टर है। और इसमें से आप देख सकते हैं कि असल में ये जो जीन है जब ये ओरिजिनेट हुआ होगा तो हीमोग्लोबिन जीन की सबसे पहले 1 कॉपी बनी। फिर वक्त के साथ साथ एवोल्यूशन के अंदर क्योंकि मैकेनिज्म है वो उसी एक जीन से फिर दूसरी, तीसरी, चौथी कॉपीज बनाती जाती है। और जब वो कॉपीज बना रही होती है उसके अंदर कुछ जीन सूडोजीन में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। सूडोजीन का मतलब ये है कि एक जीन की कॉपी क्रिएट होती है और वो कॉपी क्या होती है, वो फंक्शनल नहीं होती। ठीक है, क्योंकि आमतौर पर जब भी जीन कॉपी होता है, एक जीन, जेनेटिक्स में ये कैपेबिलिटी है कि एक जीन जो है उसकी कॉपी बन जाती है एक और जब 2 कॉपीज एक ही जीन की बनती हैं तो उनमें से सिर्फ 1 एक्टिव कॉपी होती है, दूसरी कॉपी जो है वो एक्टिव नहीं होती। ठीक है, और जो एक्टिव कॉपी होती है वही फिर नेचुरल सिलेक्शन पे उसका इफेक्ट होता है। यानी अगर एक्टिव कॉपी में कोई फॉल्ट आ जाए तो जानदार को कोई जेनेटिक डिजीज हो सकती है। एक्टिव कॉपी के अंदर कोई ऐसी म्यूटेशन आ जाए जो कि उस जीन की फंक्शनैलिटी को ऐसा बना दे कि वो जानदार को और फायदा देने लगे, तो जीन जो जानदार होता है उसकी जो सर्वाइवल की कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। मगर दूसरी तरफ जो सूडोजीन होता है, जो कि जीन की कॉपी तो होता है मगर वो कोई प्रोटीन नहीं बनाता, वो हमारे अंदर असल में कोई काम नहीं करता, वो क्या होता है, वो म्यूटेशन के लिए फ्री होता है। उसके अंदर जो मर्जी म्यूटेशन होती रहे उससे आपकी और मेरी सेहत पे या जानदार की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो जो म्यूटेटेड जीन्स होते हैं, सूडो जीन्स, उनके अंदर जो म्यूटेशन हो रही होती है उसका रेट बहुत हाई होता है और वो बहुत ज़्यादा म्यूटेट करते हैं। और फिर वक्त के साथ साथ ऐसा भी होता है कि वो म्यूटेटेड जीन्स कोई नई शक्ल बन के कोई नया फंक्शन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सूडो जीन्स कई किस्म के होते हैं जिनकी 3 मेन टाइप्स हैं। एक यूनिटरी सूडो जीन्स होते हैं, दूसरे डुप्लीकेशन सूडो जीन्स होते हैं और तीसरे रेट्रो सूडो जीन्स होते हैं। यूनिटरी सूडो जीन्स क्या होते हैं? एक ऐसा जीन है किसी जानदार के अंदर जिसकी एक कॉपी मौजूद है, मगर उसके अंदर कोई ऐसी म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो जीन डिसेबल हो जाता है। मगर जीन डिसेबल होने का मतलब एवोल्यूशन में ये नहीं है कि वो जीन अब जीनोम से या डीएनए से ख़त्म हो जाएगा, वो उधर का उधर ही पड़ा रहता है। और वो समझ लेंगे जिस तरह पत्थरों में फॉसिल्स होते हैं इसी तरह डीएनए में भी फॉसिल्स होते हैं, तो फॉसिल के तौर पे डीएनए के अंदर ही पड़ा रहता है। और फिर बात यह है क्योंकि वो जीन डिसेबल हो गया, उसका नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर कोई असर और रसूख नहीं है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए वो भी ओपन टू म्यूटेशंस होता है, तो उसके अंदर काफ़ी सारी म्यूटेशंस हो जाती हैं। तो ये होता है यूनिटरी सूडोजीन। मगर इसके बाद हमारे पास डुप्लीकेशन सूडोजीन्स भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक जीन की एक होता तो है, उसकी एक कॉपी तो होती है, मगर डुप्लीकेशन के दौरान उसकी एक और कॉपी बन जाती है। और वो कॉपी ऐसा भी हो सकता है कि वो सूडोजीन बन जाए जिसके अंदर कोई ऐसी म्यूटेशन आ जाए कि वो काम ना करती हो। मगर कई बार ऐसा भी होता है, जैसे कि मैंने ग्लोबिन जीन का आपको शुरू में दिखाया है, हीमोग्लोबिन जो बनाता है, वो जीन जो है उसकी कई कॉपीज और हमारे पास पड़ी हुई हैं। और कुछ कॉपीज जो हैं वो सीडोजीन है जो कि काम नहीं करती, मगर कुछ ऐसी हैं कि डुप्लीकेट होके थोड़ी बहुत म्यूटेशंस के साथ एक नया फंक्शन कर रही हैं। ठीक है जी, तो इंसान के जीनोम में 33,000 यानी इंसान का जो टोटल डीएनए है वो तकरीबन 3 बिलियन लेटर्स का डीएनए है, उसके अंदर 33,000 जो है वो जीन्स हैं। ठीक है, और ये जो जीन्स हैं सारे के सारे हाईली सिमिलर क्लस्टर्स में पड़े हुए हैं। ऐसे क्लस्टर्स में पड़े हैं जिनके अंदर सूडोजीन्स भी हैं, जिसमें एक ही जीन की एक से ज़्यादा कॉपी है, और एक ही जीन की एक कॉपी एक फंक्शन कर रही है तो दूसरी कुछ थोड़ा सा उससे डिफरेंट फंक्शन कर रही है। जैसे कि हीमोग्लोबिन के अंदर मैंने बात की कि कुछ ऐसी हैं 4 कॉपीज एडल्ट्स में एक्टिव हैं और 6 कॉपीज जो है वो क्या हैं, 5 कॉपीज जो हैं वो माँ के पेट में जब बच्चा माँ से खून ले रहा होता है तो उसके दौरान एक्टिव है। ठीक है जी, तो ऐसा भी होता है कि एक जीन जब उसकी कॉपी होती है तो उसकी कॉपी थोड़ी बहुत बदल जाती है, वो एक्टिव कॉपी होती है और वो कोई नया फंक्शन करना शुरू कर देती है। ठीक है, इसके बाद रेट्रोसूडोजीन्स होते हैं। रेट्रोसूडोजीन्स क्या होते हैं? जो सूडोजीन्स होते हैं वो बिल्कुल एक इस तरह का सिस्टम होता है कि हमेशा जब भी कोई जीन होता है उसकी ट्रांसलेशन होती है, हम इसको फिर आगे कहीं कवर करेंगे दोबारा, जीन्स की ट्रांसलेशन और जीन कैसे प्रोटीन बनाते हैं। जीन की जब ट्रांसलेशन होती है तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आरएनए में ट्रांसलेट होती है, और फिर कई बार गलती से वो जो इन्फॉर्मेशन आरएनए में ट्रांसलेट हुई होती है जिसने प्रोटीन बनानी होती है जाके, वो वापस डीएनए में ट्रांसलेट होके एक नए सूडोजीन के तौर के ऊपर आके जीनोम में वापस एंटर हो जाती है। ठीक है जी, तो इसको फिर कहते हैं रेट्रोसूडोजीन। ये बेसिकली एक कॉपिंग का तरीका है जिसके थ्रू एक जीन की एक से ज़्यादा कॉपीज बन सकती हैं। और रेट्रोसूडोजीन की जो कॉपी है वो फ़र्क भी होती है, क्यों? उसके अंदर एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, उसको हम किसी और वीडियो में प्रॉपरली डिटेल से डिस्कस करेंगे। मगर हम वापस उसी डायग्राम पे आ जाते हैं जो कि हमने बबून, इंसान, चिंपैंजी, गोरिल्ला और बंदरों की देखी थी, लीमर की देखी थी। तो हमें एक बात समझ आती है कि यहाँ पे जिन जानदारों के यानी इंसान, चिंपैंजी और गोरिल्ला जिनमें 6 के 6 जीन सिमिलर हैं और एक सूडोजीन कॉपी है और 5 की 5 एक्टिव कॉपीज हैं, ये बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। यानी इंसान, चिंपैंजी और गोरिल्ला। बबून जो है वो थोड़ा सा हमसे रिलेटेड तो है, मगर चिंपैंजी और गोरिल्ला जितना रिलेटेड नहीं है। यानी हमारा चिंपैंजी और गोरिल्ला का कॉमन एंसेस्टर अगर आज से 10 से 12 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करता था तो बबून का शायद 20 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करता। मैं फिगरेटिवली बात कर रहा हूँ, मैं एक्यूरेट नंबर नहीं बता रहा। ठीक है, तो बबून का जो एंसेस्टर है वो उससे कुछ पीछे था, क्योंकि इसके अंदर एक डेल्टा जीन जो कि हम में एक्टिव तौर पे एग्जिस्ट करता है, इसके अंदर इनएक्टिव तौर पे एग्जिस्ट करता है, जो कि
बबून की अपनी म्यूटेशन है जो कि सिर्फ बबून में हुई है, ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि शायद बबून में भी पास्ट में ये जीन साई डेल्टा जीन जो था, साई डेल्टा सूडो जीन जो था वो एक्टिव था, मगर किसी वक्त उसकी एवोल्यूशन के दौरान वो इनएक्टिव हो गया, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इंसान, चिंपैंजी और गोरिल्ला तो बड़े क्लोजली रिलेटेड है, मगर इनका जो रिलेशन है बबून से वो थोड़ा सा डिटैच्ड है। बबून थोड़ा पहले इनसे डिफरेंट हो गया, ठीक है जी। फिर हमारे पास न्यू वर्ल्ड मंकीज आते हैं। न्यू वर्ल्ड मंकीज यानी अमेरिका और अमेरिका में रहने वाले, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में रहने वाले जो बंदर हैं, वो उनके अंदर कॉपी ही एक कम है, ठीक है। और वो हमसे तभी सेपरेट हो गए थे, हमारे कॉमन एंसेस्टर से, तभी उनका और हमारा कॉमन एंसेस्टर काफ़ी पास्ट में एग्जिस्ट करता है, और उनका और हमारा उनकी और हमारी लाइन जो एवोल्यूशनरी लाइन है वो काफ़ी पीछे डाइवर्ज हो गई थी। और इसकी डाइवर्जेंस के बाद ही इंसान, चिंपैंजी, गोरिल्ला और बबून का जो कॉमन एंसेस्टर था उसके अंदर कभी जी गामा जीन और ए गामा जीन, ये दो कॉपीज गामा जीन से बनी थी। और इसी तरह लीमर में भी हमें वही चीज़ नज़र आ रही है। लीमर में फिर हम ये देख रहे हैं कि साई बीटा डेल्टा सूडोजीन जो है उससे ही साई डेल्टा सूडोजीन जो है उसकी एक और कॉपी बनी थी। तो जिससे हमें ये पता चलता है, अभी हम अक्सर ये बात करते रहते हैं कि इंसान सिर्फ और सिर्फ, जब मैं बात करता हूँ कि चिंपैंजी से जुड़ा हुआ है तो सिर्फ चिंपैंजी से नहीं जुड़ा, बाकी सब जानदारों से भी जुड़ा हुआ है। तो इसकी स्टोरी सिर्फ, मैं क्रोमोसोम 2 की बात मैंने की थी, मैंने और भी बहुत सारी जगहों पे मैंने जेनेटिक्स में बात की है, मगर अगर हम अपने हीमोग्लोबिन जीन को भी देखें तो वो भी हमारे और चिंपैंजी के, गोरिल्ला के, बबून के और न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज दोनों के, सब के कनेक्शन को आपस में साबित करता है। क्योंकि इतने हाईली सिमिलर जीन्स जब हमें मिलते हैं कुछ जानदारों के दौरान, तो हमें यह भी पता है कि उनके कॉमन एंसेस्टर इतने ज़्यादा पास्ट में मौजूद नहीं थे, वो रिसेंटली डाइवर्ज हुए हैं। और आपको पता है कि एवोल्यूशन की ज़ुबान में रिसेंटली डाइवर्ज होने का मतलब या रिसेंटली अलहदा होने का मतलब क्या है, जो मैंने ट्री ऑफ लाइफ में पहले बताया था आपको। रिसेंटली अलहदा होने का मतलब ये है कि शायद बहुत से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया 8 मिलियन ईयर्स पहले चिंपैंजी और इंसान का कॉमन एंसेस्टर था, और गोरिल्ला और इंसान का उससे भी पीछे था। तो ये एक चीज़ है कि सिर्फ और सिर्फ ट्री ऑफ लाइफ ही नहीं दिखाता। इसी तरह मैंने आपको सिर्फ हीमोग्लोबिन जीन का बताया है कि इसकी कॉपीज़ जो हैं वो किस तरह इंसान, चिंपैंजी और गोरिल्ला के रिलेशनशिप को साबित करती हैं, मगर इसके साथ साथ हम कई और जीन्स को भी देखेंगे, और हम फॉसिल जीन्स को भी देखेंगे जिन्हें हम सूडोजीन्स भी कहते हैं दूसरी जुबान में। और इसके अलावा हम एक्टिव कॉपीज़ को भी जीन्स की देखेंगे, और इवन के इंसान का रिलेशनशिप सिर्फ बंदरों के साथ या प्राइमेट्स के साथ ही साबित नहीं किया जा सकता, और भी बहुत से जानदारों के साथ इंसान का रिलेशनशिप साबित किया जा सकता है। बल्कि इंसान का रिलेशनशिप तो बैक्टीरिया के साथ भी साबित किया जा सकता है कि उसका जेनेटिक रिलेशनशिप बैक्टीरिया के साथ भी है। और एवोल्यूशन में इंसान की बैक्टीरियाज ने और वायरसेस ने और पैरासाइट्स ने भी बहुत बड़ा जो है वो किरदार अदा किया, जिसको हम आगे फिर हम डिस्कस करेंगे। तो चलें, उम्मीद है आपको ये सारी बात समझ आ गई होगी। मुझे दें इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी जल्दी। आदाब। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें। इसके साथ साथ आप साइंस कहानी को पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।